जी, रेशियोज का टॉपिक हम लोग कर रहे थे। लास्ट डे हम लोगों ने एक तो फॉर्मूलास कंप्लीट किए थे, कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ट्राई करने के लिए दिए थे। आज इसका एक जो पार्ट रहता है कॉमन साइज एनालिसिस, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, कॉमन साइज एनालिसिस आपका दो तरह का हो सकता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद दोनों को हम डिस्कस करके देखते हैं। फर्स्ट करिए, पहले हम बात कर लेते हैं SOCI की। 2025 2024 अब आपको तो हम लेते हैं सेल्स, उसमें से लेस कर दी जाती हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आ जाया करता है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। देन उसमें हम ऐड कर दिया करते हैं अदर इनकम्स और लेस कर लिया करते हैं इसमें से एक्सपेंसेस, तो आ जाता है आपके पास नेट प्रॉफिट। अब फर्ज करते हैं पिछले साल सेल्स आपकी थी 1000, कॉस्ट ऑफ सेल्स थी आपकी 350, ग्रॉस प्रॉफिट था 650, अदर इनकम थी 50 की, लेकिन एक्सपेंसेस थे 200 के, तो नेट प्रॉफिट आ गया 500। इस साल आपकी सेल्स हो गई 1800, कॉस्ट ऑफ सेल जो है ये आप लोगों की हो गई 600, ये आ गया आपका 1200, अदर इनकम हो गई आपकी 75, एक्सपेंसेस आपके हो गए 400, 875।
अभी हम लोगों ने एक छोटी सी एग्जांपल ली जिसके अंदर आपको इन्हें एसओसीआई और एसओएफपी की मेन हेडिंग्स वगैरह कवर की हैं। एक एनालिसिस हो सकता है कि हम इनको मॉनेटरी टर्म में, एब्सोल्यूट टर्म में देख लें। आपको मैं कहूँ यार पहले सेल 1000 रुपए की थी, अब 1800 की हो गई तो बेहतर हो गया, या आपको मैं कहूँ ग्रॉस प्रॉफिट पहले 650 था 1200 हो गया तो फेवरेबल है, या नेट प्रॉफिट 500 से बढ़ के 875 हो गया, फेवरेबल है। लेकिन एक तरीका होता है कि हम लोग इसको लिंक करके देखें किसी चीज के साथ कि कोई भी चीज एक पर्टिकुलर आइटम का पहले कितने परसेंट थी अब कितने परसेंट होगी, तो इस तरह करके भी इसके कंपैरिजन किया जा सकता है। अच्छा, वर्टिकल क्या होता है, लेफ्ट से राइट या अप से डाउन वाली? अप से डाउन, ठीक है। इसका मतलब जब इसमें एनालिसिस कर रहे होते हैं ना तो हम लोग कोई बेस इस तरह लेके डाउनवर्ड टाइप जा रहे होते हैं, और हॉरिजॉन्टल के अंदर लेफ्ट टू राइट वाली सिचुएशन हम चल रहे होते हैं। अभी हम लोग पहले इसका डिस्कस करेंगे वर्टिकल एनालिसिस। अच्छा, इसके आगे मैं सॉल्व करना शुरू कर लेता हूं। जब वर्टिकल एनालिसिस करेंगे 2025 और 2024 का, तो अब ये रुपीस में नहीं फिगर आएंगी बल्कि ये फिगर आएंगी इन टर्म ऑफ परसेंटेज। जब हम बात करते हैं ना एसओसीआई की, तो एसओसीआई में हम बेस लेते हैं सेल्स को, हर चीज को लिंक किया जाता है सेल के साथ कि ये सेल का कितने परसेंट है। अब मतलब पहले हम 2024 की बात करते हैं तो देखिए सेल का 100% ही होगी, तो सेल इटसेल्फ इज 100। अब हम लोगों ने ये देखना है कि यार ये जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है ये सेल का कितने परसेंट थी, तो 350 1000 का कितने परसेंट बनेगा, 35। ठीक है। इसी तरह आप देखो 650 1000 का कितने परसेंट है, 65। ठीक है। अगर आप उसी तरह इसको फॉर्मेट के साथ अगर करना चाहते हैं तो ब्रैकेट वगैरह लगा के कर सकते हैं। देन आप देखें जी 50,000 का कितने परसेंट, दैट इज 5। 200,000 का 20%, और इसी तरह 500,000 का 50%। ये तो भी हमने 2024 की वैल्यूज निकाली, 25 की भी करके देख लेते हैं। तो सेल तो आपको पता है सेल का 100% ही होगी। अब हमने देखना है 600-1800 का कितने परसेंट है, 33.33। अच्छा, तो फिर 1200-1800 का 66.67। 75 देख के 1800 का कितने परसेंट है, 16। अच्छा, और फिर 400 देखे 1800 का, कितना? अच्छा, और इसी तरह आखिरी नेट प्रॉफिट देख लें कि 875 1800 का 48.61।
अब अगर हम लोग देखें कि इस एनालिसिस का फायदा क्या है, मतलब वैल्यू से भी निकलाया था या हम इंडिविजुअल रेशियो निकाल लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, तो इस एनालिसिस का मेन एडवांटेज या फायदा क्या है? देखिए, अगर जब मैं रुपीस की फॉर्म में देखूं तो सेल बढ़ गई, अब मैं कहूंगा यार सेल बढ़ी तो एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल ने भी बढ़ना ही था, ठीक है। इनकम भी बज़ाहिर मेरे नजदीक तो बढ़ी गई है, एक्सपेंसेस भी क्योंकि सेल बढ़ी थी बढ़ गई, अल्टीमेटली प्रॉफिट भी बढ़ गया। लेकिन अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या चीजें उसी तनासब से, उसी रेशियो से चेंज हो रही हैं जो इनकी रेशियो पहले थी। मसलन पहले कॉस्ट ऑफ सेल जो थी वो सेल का कितने परसेंट होती थी? 35%। करंटली कितना होगी? 33.33। इसका मतलब करंट पीरियड में 2025 में आपने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को कंट्रोल किया और उसी कंट्रोल की वजह से आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 65 से बढ़ के 66.67% हो गया, ठीक है। पहले हमारे अदर इनकम होती थी 5% ऑफ सेल्स, अब हमारी इनकम है 4.16% ऑफ सेल। इसका मतलब अदर इनकम इंक्रीज आया जरूर है, लेकिन ये उस हिसाब से नहीं आया जिस हिसाब से सेल्स ग्रो की थी, जिसकी वजह से इसमें आप देखें प्रोपोर्शन में थोड़ा सा कमी आई है। अच्छा, एक्सपेंसेस पहले आपके थे 20% ऑफ सेल्स और अब आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, वो 22.22% ऑफ सेल्स हो गए हैं। सो जिसकी वजह से पहले हमारा नेट प्रॉफिट सेल का कितने परसेंट होता था? 50%, तो अब कितना रह गया? 48.61%। इसका मतलब जिस हिसाब से सेल बढ़ी उस हिसाब से हमारी बाकी चीजों में चेंज नहीं है। मतलब कॉस्ट ऑफ सेल नो डाउट आपने कंट्रोल की थी, लेकिन आप लोगों की अदर इनकम में कमी आ गई, एक्सपेंसेस आपके बढ़ गए, जिसने अल्टीमेटली आपका नेट प्रॉफिट जो है 50% सेल से रिड्यूस करा के 48.61% ऑफ सेल कर दी है। इसका ना यहां से वो चीजें हाईलाइट हुई कि क्या क्या चीज आपकी कंपनी कंट्रोल कर पा रही है, क्या नहीं। इसका अगर इन फ्यूचर आपको कोई करेक्टिव एक्शन लेने पड़े तो आपको मैं कहूंगा अपने एक्सपेंसेस को एनालाइज करो, कौन सा एक्सपेंस बढ़ गया है। आप मैंने कहा था ना, मैंने तो टाइम सेव करने के लिए सिर्फ लिख दिया इनकम एक्सपेंस। जब इनके नाम दिए होते रेंट, सैलरी, वेजेस, कमीशन, तो मुझे पता चल जाता कौन कौन सा एक्सपेंस हमारा अंडर कंट्रोल रहा और कौन कौन सा आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, किसको आप कंट्रोल नहीं कर पाए। तो उसके लिए फिर हम कहते हैं यार कोई करेक्टिव एक्शन वगैरह देख लो, ठीक है। तो ये फायदा होता है, अदरवाइज तो अमाउंट से तो मैं पता चल ही रहा था, लेकिन उसमें ये नहीं पता चल रहा था। उसमें बज़ाहिर हम सेटिस्फाइड थे, यार सेल बढ़ी, ग्रोथ प्रॉफिट बढ़ गया, नेट प्रॉफिट बढ़ गया, और हमारे ज़हन में था सेल बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी चलो बढ़ ही जाते हैं, और ओवरऑल क्योंकि प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट थी तो हम सेटिस्फाइड रहते। लेकिन इस चीज से आप लोगों का जो पॉइंट है वो हाईलाइट हो जाता है कि किसकी वजह से नेट प्रॉफिट में अगर सेम इंक्रीज नहीं आया तो क्या रीजन है, ताकि उसके लिए आप करेक्टिव एक्शन लें, नेक्स्ट टाइम इस तरह का इशू या प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। अब एसओएफपी का भी हम करके देखते हैं। अच्छा, एसओएफपी के अंदर जो आप लोग बेस लेंगे वो क्या चीज होगी? हाँ जी, वो आपके टोटल एसेट्स वगैरह होंगे। यानी अगर 2024 की मैं बात करूं तो आपको मैं कहूंगा चेक करो, ये जो नॉन करंट एसेट है 3000, ये आपके टोटल एसेट यानी 4000 का कितने परसेंट बनता है? तो 3000 4000 का कितने परसेंट आ जाएगा? 75। दिन आपको मैं कहूंगा चेक करो, 4000 का कितने परसेंट है? तो ये 25%। इस तरह आपके 100% एसेट से सिमिलरली आपको मैं कहूंगा कि यार ये देखो इक्विटी 2500, इस 4000 का कितने परसेंट बनता है? 62.5। अच्छा, इसी तरह 1000 4000 का 25, और फिर 500 देखें 4000 का कितना बनता है? 12.5, और इस तरह ही आ जाता है आपका 100।
इसी तरह अब 2025 पे आते हैं, आप चेक करेंगे 8,000 9,500 का कितने परसेंट, कितना 2621। फिर आप देखो 1500 9,500 का कितने परसेंट, तो 15.79, इस तरह ही आपका 100 हो गया। अब 6,000 9,500 का 60, फिर 500 9,500 का 5.26, और फिर 3,000 9,500 का 31.57। तो ये आपका आ गया इस तरह, 100 हो गया पूरा। अब देखिए, ये आपको ये बता रहा है कि पिछले साल जो नॉन करंट एसेट्स थे वो टोटल का कितने परसेंट थे, 75%, और इस साल वो बढ़ के कितना हो गए, 84.21%। इसका मतलब आपने इस साल जो इन्वेस्टमेंट किया वो नॉन करंट एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है। और करंट एसेट पहले 25% ऑफ टोटल एसेट्स थे, जो कि अब रिड्यूस होके 15.79% रह गए। इसका मतलब बाहिर देखा जाए तो नॉन करंट एसेट में आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी। अच्छा, अगर नीचे आए तो ये जो टोटल एसेट्स थे इसमें इक्विटी की कंट्रीब्यूशन थी 62.5%। अगर 62.5% इक्विटी थी तो बाकी आपका डेट था, ठीक है। उसमें करंट भी हो सकता है, नॉन करंट भी हो सकता है। मतलब अगर आपको मैं कहूं कि डेट रेशियो, तो इन दोनों का सम दैट इज 37.5%। और अगर आपको मैं कहूं गेयरिंग, तो अगर ये 62.5 है तो ये हमारा 25% ऑफ टोटल एसेट्स है, ठीक है। तो बहरहाल हम लोग ये देख सकते थे यहां पे कि आप लोगों का 62.5% आपकी इक्विटी थी और 25% टोटल एसेट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज थी और 12.5% आपकी करंट लायबिलिटीज थी। अच्छा, करंट एसेट कितने थे, 25%, और करंट लायबिलिटी कितनी थी, 12.5। इसका ऑलमोस्ट डबल थे आपके करंट एसेट। करंट सिचुएशन में आए तो आपकी इक्विटी का प्रोपोर्शन तो बढ़ा, ठीक है, यानी 62.5 से बढ़ के 63.15 नॉमिनल इंक्रीज आया है, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आने की मेजर रीजन क्या हो सकती है, या तो आपने रीपेमेंट कर दी है, ठीक है, तो या फिर वो करंट मैच्योरिटी बन गए। देखिए, जब करंट मैच्योरिटी बनता है तो आप उसको नॉन करंट से रिक्लासिफाई करके करंट लायबिलिटी में लिख देते हैं। तो अब इसमें तो कमी आई, लेकिन करंट लायबिलिटी में काफी इंक्रीज आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद वो नॉन करंट लायबिलिटी भी आपकी करंट मैच्योरिटी में गई हैं, अभी आप लोगों ने पे ऑफ नहीं की। लेकिन अब अगर आप देखें तो करंट एसेट कितने हैं, 15.79%, जबकि करंट लायबिलिटी कितनी है, ठीक है। इसका मतलब अब आप लोग लिक्विडिटी क्राइसिस में बाहिर नजर आ रहे हो, क्योंकि आपकी लायबिलिटीज करंट एसेट से ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हुई हैं, ठीक है। और ये कौन सी लायबिलिटीज है जो बाहिर हमें ऊपर वाले से लग रहा है कि नॉन करंट लायबिलिटी थी, जो इन नियर फ्यूचर
मेच्योर हो रही थी, जिसको आपने मोस्ट प्रोबेबली कन्वर्ट किया होगा नॉन करंट लायबिलिटीज में, ठीक है, सॉरी नॉन करंट लायबिलिटी से करंट लायबिलिटी में ट्रांसफर किया होगा। तो एक पॉसिबिलिटी है कि शायद अब आपको अपनी लायबिलिटी पे ऑफ करने में कुछ प्रॉब्लम आए। मसलन आप लोगों ने नो डाउट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की है, मतलब अगर आप यहाँ पे देखें ना तो आपकी करंट लायबिलिटी 500 से बढ़ के 3000 हो गई। करंट एसेट बड़े जरूर थे लेकिन वो उस हिसाब से नहीं बढ़े थे, जिसकी वजह से करंट एसेट का प्रोपोर्शन करंट लायबिलिटी की निस्बत अब कम हो चुका है। मतलब पहले आपके करंट एसेट डबल थे, अब आपके उसके तकरीबन हाफ के करीब रह गए। तो ये आप लोगों का कहलाता है वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में सेल को बेस लिया जाता है, हर चीज को इन रिलेशन टू सेल देखा जाता है कि उस सेल का कितने % है, और फाइनेंशियल पोजीशन में हम बेस लेते हैं टोटल एसेट्स को और लिंक कर दिया जाता है कि हर चीज टोटल एसेट्स का कितने % है। जी क्लियर है यहां तक? तो 1985 से अगर लेटेस्ट अटेम्प्ट तक बात करूं तो सिर्फ 2 दफा कॉमन साइज का क्वेश्चन आया है और दोनों दफा वर्टिकल का आया है, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल भी आपके सिलेबस का पार्ट है, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो सेम एग्जांपल को हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के साथ करके देख लेंगे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करने के ना 2 तरीके होते हैं। बहरहाल मैं आप लोगों को वही कराऊंगा जो आपके बुक में डिस्कस किया हुआ है। देखिए, एक तरीका ये होता है कि आप देखो जो करंट ईयर की फिगर है ना वो प्रीवियस ईयर के कितने % है। मतलब मैं कहूं कि देखो 1800 1000 का कितने % हो गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 180%, ठीक है। इस तरह भी होता है। और एक ही है कि हम लोग कहते हैं चेंज को चेक कर लो कितने % चेंज हो गया। मतलब देखिए 1000 से 1800 गई तो कितना बढ़ी थी? 800। तो आप देखो 800 1000 का कितने % था? 80%, ठीक है। एक तरीका क्या आपको मैं कहूं कि सेल मेरी 180% हो गई है, या मैं आपको कहूं सेल मेरी 80% बढ़ गई है, ठीक है। तो बात एक ही आ जाती है। तो दोनों तरीके चलते हैं, लेकिन आईकैप ने आपकी बुक के अंदर जो डिस्कस किया ना उसने इंक्रीज की बेस पे किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको वही वाला कराने लगा हूं। मतलब मैं आपको कहूंगा देखो सेल्स में इंक्रीज कितना आया, तो आपने कहा 800 का इंक्रीज। अब मैं आपको कहूंगा चेक करो 800 1000 रुपए का कितने % है, तो 800 फिर 1000 का कितना आ गया? 80%, ठीक है। अगर डिक्रीज आएगा तो ब्रैकेट में लिख दें ताकि वो शो हो जाएगा जितने % कमी आ गई। अब देखें 350 से 600 पे गई तो 250 का इंक्रीज आया ना। अब देखो 250 350 का कितने % बनता है? कितना? 42। अच्छा, इसी तरह आप देखो 650 से 1200 पे गए हो तो 550 का इंक्रीज आया। 550 650 का 84.6 50 से 75 हो गया, 25 का इंक्रीज आया तो 25 50 का 50%। 200 से 400 हो गए तो कितना इंक्रीज आ गया? 100%। और अगर 500 से 875 पे गए तो 375 500 का 75। अब अगर हम इसको देखें तो ये आपको ये बता रहा है कि सेल तो आप लोगों की 80% बढ़ी थी, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल 71.42% बढ़ी। तो क्या ये सेल की रेशो से बढ़ी? नहीं। इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल को कंट्रोल किया, जिसकी वजह से सेल तो 80% बढ़ी लेकिन हमारी कॉस्ट जस्ट 71% बढ़ी। और उसका रिजल्ट क्या निकला
कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 84% बढ़ गया, ठीक है, हालांकि सेल में 80% इंक्रीज था, अगर ये भी 80% बढ़ती तो ये भी 80% ही बढ़ता, लेकिन चूंकि कॉस्ट में इंक्रीज कम आया तो उसके साथ के ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर शार्प इंक्रीज आ गया, ठीक है। एक्सपेंसेस आपके 50% बढ़े, अच्छा सेल कितने परसेंट बढ़ी हुई थी 80%, लेकिन एक्सपेंसेस आपके 50, सॉरी ये इनकम है, इनकम आपकी 50% बढ़ी, मतलब अदर इनकम में जो इंक्रीज है इन रिलेशन टू सेल कम रहा। अच्छा एक्सपेंसेस देखें तो वो 100% बढ़ गए, सेल आपकी 80% बढ़ी, एक्सपेंसेस आप लोगों के 100% बढ़ गए, तो उसका रिजल्ट फिर क्या निकला होगा कि नेट प्रॉफिट में इंक्रीज तो आया होगा लेकिन उस हिसाब से नहीं आया होगा जिस हिसाब से सेल में आया होगा। जैसे सेल आपकी कितने परसेंट बढ़ी थी 80% और नेट प्रॉफिट आपका 75, हालांकि ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्रीज कितना था 84.61%। तो ये अब हम लोग ना यहाँ पे रिलेशनशिप के साथ देख रहे हैं कि क्या जिस हिसाब से सेल बढ़ी उसी हिसाब से आपके एक्सपेंसेस बढ़े हैं, उसी हिसाब से अदर इनकम इंक्रीज आया है। अगर तो सबकी परसेंटेज सेम होती तो नेट प्रॉफिट भी 80% बढ़ गया होता, लेकिन अब हमें पता चल रहा है क्या चीज हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्या चीज नहीं कर पा रहे। इसका फायदा ये होता है इस एनालिसिस का कि इन फ्यूचर हम लोग इसके लिए कुछ करेक्टिव एक्शंस वगैरह ले लेते हैं ताकि इनको इंप्रूवमेंट वगैरह की जा सके। अच्छा इसी तरह अब एसओएफपी के लिए हम लोग निकाल के देखते हैं। अब देखिए पहले 3000 के एसेट से अब 8 हो गए, 5000 का इंक्रीज आया, 5000 3000 का 166.6। फिर करंट एसेट पहले 1000 रुपए के थे, अब 1500 के हो गए, 500 का इंक्रीज आया, 500 1000 का 50%। 4000 से एसेट बढ़ के 9500 हो गए, 4500 का इंक्रीज है, 4500 4000 का 1 इतना आप लोगों का इसके अंदर इंक्रीज आ गया, ये नहीं आ रहा, अच्छा सॉरी 55 135 अच्छा इसी तरह अगर हम लोग देखें तो 2500 से 6000 3500 का इंक्रीज आया, तो 3500 देखें 2500 का कितने परसेंट 140, इसमें 500 का इंक्रीज आया तो 500 डिक्रीज आया, सॉरी 500 1000 का 50%, और ये 500 से बढ़ के 3000 हो गया, 2500 500 का 500। अब ये हमें क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपके नॉन करंट एसेट 166.67% बढ़ गए और करंट एसेट में भी इंक्रीज आया है 50%। ओवरऑल हमारे एसेट 137.5% बढ़े हैं। इसका मतलब आप लोगों ने नॉन करंट एसेट में भी इन्वेस्टमेंट की, करंट में भी की, जिसके दोनों में इंक्रीज आया। लेकिन अगर हम देखें तो इक्विटी हमारी 140% बढ़ गई थी और डेट के अंदर 50% कमी आ गई, लेकिन नॉन करंट करंट लायबिलिटीज जो थी वो 500% बढ़ गई हैं। अब एसेट में इंक्रीज कितना है, करंट एसेट्स में 50%, लायबिलिटीज आपकी 500% बढ़ गई,
ठीक है, तो इसका मतलब जो रिलेशनशिप होगा करंट एसेट करंट लायबिलिटी का, यानी जो आपकी करंट रेशियो होगी वो एडवर्सली इफेक्ट होगी। ठीक है, तो ये इस चीज को शो कर रही है। ओवरऑल वही शो हो रहा है कि जी आपका 137.5% इंक्रीज आ रहा है इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर। तो ये आप कहने का था जो कॉमन साइज एनालिसिस होता है इसकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, मतलब जो रेशियोज आपने निकाली उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसका एक अलग आता है। ये आज तक कभी आईकैप ने टेस्ट नहीं किया। ठीक है, ये कंपैरेटिव तब निकलता कि अगर मैं 2023 का भी डेटा दे देता। ठीक है, 23 के साथ कंपेयर करते 24 को, तो 24 की परसेंटेज निकलती, अदरवाइज एक ही करंट ईयर की आप लोग निकाल सकते थे। तो ये आज तक कभी भी आईकैप ने टेस्ट नहीं किया है, बट सिलेबस का पार्ट है, पता होना चाहिए आपको। कंपैरेटिव तो हमारे पास 2025 2024 है, 2023 भी है, तो 23 और 24 का कंपैरिजन करके तो वो 4 की निकलती वैल्यूज, फिर हम देखते हैं कि पिछले साल कितने परसेंट चेंज था, इस साल कितने परसेंट चेंज है। ठीक है, उससे फिर आ जाता फर्क है। जी हो गए ना? अच्छा, फर्स्ट करें, ये आपको एक एग्जांपल दी जाती है।
ठीक है, अब एक छोटी सी एग्जांपल हम लोगों ने ली जिसके अंदर आपको मैंने लिमिटेड रेशियोज वगैरह बताई हैं और इसकी बेस पे आपको कहा जा रहा है कि आपने एक एसओसीआई बना लेनी है और क्लोजिंग स्टॉक की फिगर निकालनी। ठीक है, ऑल्दो आपको मैंने कहा था ICAP ने कहा है कि आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैकवर्ड जाकर बनाने को नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक्चुअली मुझे स्टॉक की फिगर निकालनी थी तो साथ ही मैंने उसका भी डेटा दे दिया कि आप लोग प्रॉफिट लॉस भी अगर बनाएं तो कैसे बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका ये होता था कि जो चीज आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है उसका पहले लेआउट बना लें, जिस चीज की अमाउंट गिवन है अमाउंट लिख दें, जिसकी परसेंटेज गिवन है उसकी परसेंटेज साथ लिख लें। तो फिर आपको की पॉइंट इसमें आप याद रखें, जिस चीज की रुपीज में वैल्यू दी होती है स्टार्टिंग पॉइंट वही होता है, क्वेश्चन शुरू वहीं से होना होता है। सो अगर उससे रिलेटेड कोई रेशियो गिवन है डायरेक्टली उसको सॉल्व करना शुरू कर दो, और अगर उससे रेलिवेंट कोई रेशियो नहीं है तो फिर कुछ ऐसी वर्किंग कर लें कि उससे रेलिवेंट कोई फिगर आपको पता चल जाए। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने बनानी है SOCI, तो हम लोग उसका मेन लेआउट बना लेते हैं। ठीक है, वो जो भी हेडिंगें होती हैं वो आपकी एज इट इज आ जाएंगी। हमें ये पता है कि सेल्स, इसमें से हम लेस किया करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आ जाए करता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हम इसमें ऐड कर लिया करते हैं अदर इनकम्स, लेस कर लिया करते हैं एक्सपेंसेस, तो आ जाता है नेट प्रॉफिट, लेकिन बिफोर टैक्स। और जब आप इसमें से टैक्स माइनस कर लेंगे तो फिर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, अब स्टॉक टर्नओवर तो खैर इसमें लिखा नहीं जाता, एवरेज स्टॉक भी नहीं आता। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये उसने आपको बता दिया @ 20%। नेट प्रॉफिट, अच्छा ये जो नेट प्रॉफिट की रेशियो में नेट प्रॉफिट होता है ये बिफोर टैक्स होता था कि आफ्टर टैक्स? आफ्टर टैक्स होता है। इसका मतलब ये जो 10% है ये इसके साथ नहीं लिखनी, ये इसके साथ लिखी जाएगी। और टैक्स आपने कहा कितने % लगता है कंपनी पे? अच्छा, ये 25% किस चीज का होगा? नेट प्रॉफिट का होगा। ठीक है, तो जो जो चीजें थी वो तो मैंने यहां पे लिख दी हैं। आप लोगों ने कहा कि की पॉइंट होता है जो चीज रुपीस में दी हो उससे रेलिवेंट अगर कोई रेशियो वगैरह गिवन है डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लें, अदरवाइज कोई ऐसी वर्किंग करें कि उससे रेलिवेंट कोई रेशियो पता चले, फिर ही आप क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। अब अगर आप लोग यहां पे देखें तो आपके पास एवरेज स्टॉक था। एवरेज स्टॉक किस रेशियो में यूज होता है? इसका मुझे वर्किंग के अंदर पहले स्टॉक टर्नओवर स्टार्ट करनी चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। क्या आंसर है रेशियो का? 4 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स तो नहीं पता बट एवरेज स्टॉक पता है। $20,000, तो कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर निकल आएगी। $80,000। इसके अलावा हमें यह पता चल गया कॉस्ट ऑफ सेल 80,000 है और ये हमें पता चला वर्किंग 1 से। अच्छा, आप लोगों ने कहा ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स। अगर सेल का 20% ग्रॉस प्रॉफिट है तो कॉस्ट ऑफ सेल कितने % है? 80%। अगर
80% की अमाउंट 80,000 है, तो क्या 100% की अमाउंट आप निकाल सकते हो? कितना आ गया? 1 लाख, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 20,000। अब आप लोगों ने कहा था कि जो नेट प्रॉफिट है वो सेल का 10% होगा, तो सेल की फिगर तो पता चल गई। तो ₹1,00,000 का 10% 10,000। अच्छा, आप लोगों ने मुझे कहा कि जो प्रॉफिट है ना, ये इस टैक्स प्रॉफिट का, यानी जो टैक्स है इसका 25% होगा। अगर इसका 25% यहां माइनस हो जाएगा तो ये जो बाकी अमाउंट बची होगी ये कितने परसेंट? जी, तो ये अमाउंट आपकी 75% होगी। तो अगर 10,000 जो है ये 75 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% फिगर पता चल सकती? कितना? 13,333। इसका मतलब फिर ये आपका था 3,333। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर अब इनकम ने ऐड होना था, एक्सपेंसेस ने माइनस होना था और ये नेट प्रॉफिट निकलना था। ग्रॉस ज्यादा है, नेट प्रॉफिट कम है, तो फिर क्या कोई अदर इनकम इन दोनों के दरमियान में होगी या एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस। देखा, मैं दो को बैलेंसिंग फिगर तो नहीं डाल सकता ना, तो अब क्योंकि इससे कम हो रहा है इसका मतलब फिर इनकम तो कोई नहीं है। हाँ, एक्सपेंस आ रहे हैं आपके 666,7। हाँ, वो एक्चुअली देखे ना, इनकम्प्लीट डेटा होता है ना, तो रेशियोज हमने प्रिडिक्शन करना होती है। अगर उसका कोई आप मुझे हिंट दे देते मैं वो भी निकाल देता। जी, अब सेकेंड रिक्वायरमेंट के ऊपर आते हैं। कहते हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालो। अच्छा, हिंट उसने आपको दे दिया था, क्लोजिंग स्टॉक वाज 10,000 मोर देन ओपनिंग, लेकिन अब ओपनिंग भी नहीं पता। ओपनिंग पता होता तो मैं 10,000 उससे ज्यादा कर लेता। तो वर्किंग के ऊपर आते हैं हम लोग। जी, उसने आपको कहा कि क्लोजिंग स्टॉक 10,000 ओपनिंग से ज्यादा है और ओपनिंग हमें पता नहीं, तो लेट ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स। तो फिर क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 10,000। एवरेज स्टॉक फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक की फिगर तो पता थी ना हमें, 20,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10,000
डिवाइडेड बाय 2। इसको रीअरेंज करें, एक्स की फिगर निकालते हैं, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया, और उसमें जब हम 10,000 ऐड कर लेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। जी, तो एक्स देखें कितना बना, 15,000। तो अब अगर ओपनिंग 15 है तो फिर क्लोजिंग 25,000 होगा। ठीक है, तो इस तरह करके भी कई दफा कैलकुलेशंस वगैरह की जरूरत पड़ जाती है। कल इंशाल्लाह हम लोग इसकी फर्दर थोड़ी प्रैक्टिस देखेंगे, कोशिश करेंगे कि कल इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लें। थैंक यू।